नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। बीजेपी की बैठक हो रही थी जो कि खत्म हो चुकी है। बता दें जल्द प्रत्याशियों की सूची आएगी। दूसरी सूची जल्द जारी होगी। प्रदेश कार्यालय में टिकटों को लेकर मंथन हुआ है। 10,000 से कम अंतर से हारी सीटों पर नाम की चर्चा हो रही है। 50 से ज्यादा सीट के लिए जल्द नामों का ऐलान होगा। बैठक में सीएम शिवराज, विधि शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर समेत दिग्गज मौजूद रहे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जल्द ही सूची आएगी। तो जल्द ही दूसरी सूची बीजेपी जारी करेगी। मंथनों का दौर लगातार बीजेपी में जारी है। प्रदेश कार्यालय में टिकटों को लेकर मंथन हुआ है। आखिर ज्यादा जानकारी क्या है, कैसी बैठक रही, कैसा मंथन रहा, सहयोगी शैलेंद्र से जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, हारी हुई सीटों पर तो ऐलान कर दिया गया है, अब दूसरी सूची आने की तैयारी। आखिर क्या लगता है कितनी सीटों पर प्रत्याशी अभी घोषित किए जाएंगे दूसरी सीटों में, और आखिर ऐसे कौन से उम्मीदवार होंगे जिनके दावेदारी बताई जाएगी, प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे? अरे तो सबसे पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा पिछले चुनाव में 103 सीटों को पर हारी थी। तो अभी जो पहली सूची आई है उसमें 39 प्रत्याशी घोषित किए। तो अभी करीब 59 सीट ऐसी है जिस पर जो हारी हुई सीटें हैं, जिस पर मंथन चल रहा है, जिसके प्रत्याशियों का अभी ऐलान होना है। तो अभी जो भी ये एक्सरसाइज चल रही है वो अभी हारी हुई सीटों पर चल रही है और इसको भाजपा ने आकांक्षी सीट नाम दिया है। तो इन सीटों को लेकर मंथन चल रहा है और अभी सभी जो प्रमुख नेता हैं वो लगातार बैठे थे और इसके बाद अब कल भी दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। तो उसके बाद कल या परसों में इस समिति को लगभग 2-2, 3-3 नामों का एक पैनल बनाकर जो प्रमुख नेता हैं, उसके बाद जो अभी क्योंकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहीं मौजूद है, तो उसके बाद ये सूची दिल्ली भेजी जाएगी। अब इसके पहले एक बार बैठक हो चुकी है, आज दूसरी बैठक थी। कल वापस से दिन में सारे नेता कल दिन भर बैठेंगे। तो ये अभी 3-4 बैठकों का दौर लगातार चलेगा। उसके बाद इन हारी हुई सीटों पर भाजपा करीब 50 सीटों पर दूसरी सूची के नामों की घोषणा करेगी। शैलेंद्र, इस बार कितना बदलाव हमें देखने को मिलेगा? जिस तरह से यहाँ पर बात की गई है 10,000 से कम अंतर से हारी हुई सीटों पर नाम की चर्चा ज्यादा है, तो इस बार क्या है? जैसे पहली सूची में नाराजगी हमें देखने को मिली है, तो ऐसी नाराजगी दूसरी सूची में भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल। देखिए क्या है कि भाजपा पिछले 4 चुनाव से लगातार सत्ता में है। तो जब इतना समय से सत्ता में होती है कोई पार्टी, तो निश्चित ही कि हर सीट पर दावेदार काफी संख्या में बढ़ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी हर सीट पर 5 से 10 दावेदार हैं। तो जैसे ही कोई टिकट की सूची जैसे ही नाम आते हैं कुछ, वैसे ही बाकी दावेदार विरोध करना शुरू कर देते। तो अभी जो 39 प्रत्याशी घोषित हुए उसमें से 12 सीटों पर लगातार विरोध हो रहा है। तो इस बार भाजपा उस विरोध को ध्यान में रखते हुए दूसरी सूची को जारी करने के पहले सभी तरह की सहमति भी एक लेने की कोशिश करेगी और ये कवायद भी चल रही है कि कम से कम नाराजगी सामने आए। और उसके बाद ये होगा कि जितने भी नाराज या संभावना है उन लोगों को सीनियर लीडर से पहले से बात कर लेंगे। पर सूची आने की डेट करीब 1 सप्ताह है जिसमें काफी नामों का ऐलान हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ल और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली है। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो चुके हैं, एक पद अभी भी खाली है। देखिए, पहले मैं महाकौशल से मिनिस्टर रह चुका हूँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 10 वर्षों तक छिंदवाड़ा जिले का प्रभारी मंत्री का दायित्व दिया है। कटनी को छोड़कर सारे जिलों के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है। तो मेरे लिए कोई नयापन नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। जितना समय है, चूंकि चलती हुई सरकार है, विधायक के नाते भी हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो चीज़ों को और तेज गति देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।
और जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं और जन कल्याण के कार्यक्रम हैं वो नीचे तक पहुँचे, इसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से करने में हम लोग सक्षम रहेंगे। पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा जताया है उसका पूरा ताकत के साथ उसमें लगेंगे और बुंदेलखंड में जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना ज़्यादा काम करेंगे। समय काफी कम है, जितना समय मिला उतना काफ़ी है। सर्जिकल स्ट्राइक तो 1-2 दिन में ही हो गई थी, तो ये तो बहुत समय, डेढ़ महीने तो बहुत है। इंदौर में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों को लेकर शहर में 2 स्थानों पर सुझाव पेटी लगाई। इस सुझाव पेटी में आम जनता आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे घोषणा पत्र को लेकर सुझाव दे सकती है। शहर के राजवाड़ा और भाजपा कार्यालय के बाहर यह सुझाव पेटी लगाई गई है। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे ने बताया कि आने वाले मध्य प्रदेश कैसा हो, इसके लिए सुझाव लेना बीजेपी ने शुरू किए हैं। आने वाले समय में इंदौर के प्रबुद्ध जनों से भी भाजपा के द्वारा सुझाव लिए जाएंगे। हमारे चुनावी घोषणा पत्र, उसमें आने वाला सुझाव, उसमें लोगों की सहभागिता, समाज की सहभागिता और उसको समग्र रूप में कहें तो सभी को साथ लेके जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को चरितार्थ करने वाला एक घोषणा पत्र ऐसा समग्र रूप से तैयार हो जाए। बीजेपी में 39 प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद से ही विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला घटिया विधानसभा का है, जहां से पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी सतीश मालवीय का भी विरोध शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर सतीश मालवीय को लेकर पोस्ट डाली जा रही है और कैलाश विजयवर्गीय को लेटर लिखकर प्रत्याशी बदलने की मांग की गई। इस बीच पूर्व विधायक सतीश मालवीय का पुतला भी जलाया गया। हालांकि सतीश मालवीय का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग नाराज थे उनको समझा लिया गया है। आपको बता दें कि घटिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सतीश मालवीय को भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार मौका दिया। मैं चाहता हूं कि पार्टी इस बार मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी भाई साहब इस बारे में सोचे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस बारे में आप एक बार और पुनः विचार करें। घटिया विधानसभा में जो टिकट हुआ है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि लगातार 3 बार से दावेदार हूं और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मुझसे कमिटमेंट किया था कि अगली बार आपको मौका दिया जाएगा, और कांग्रेस से जो आया प्रेमचंद गुड्डू के लड़के को मौका दिया था, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। और इंदौर से बड़ी खबर है, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पेट्रोल पंप पर हवाई फायर कर पैसे नहीं देने वाले आरोपी से बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी का कनेक्शन उज्जैन की डी कंपनी से निकला है। आरोपी की निशानदेही पर 3 और युवक भी गिरफ्तार हुए हैं। एक युवक इंदौर से और 2 मनावर से गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद की गई। आरोपियों के पास से 8 लाख रुपए भी बरामद किए गए। आरोपियों का एमपी सहित अन्य राज्यों से हवाले से जुड़ा कनेक्शन भी मिला। उन सभी को टेक्निकली इंटरसेप्ट करना स्टार्ट किया गया और उसी की मदद से जो उसमें मुख्य आरोपी था उस पूरे घटनाक्रम में, अभय गुप्ता, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास से हवाला का करीबन 8 लाख रुपए का कैश और उसी के साथ साथ उसी की निशानदेही पे अभी गाड़ी जब्त करने के लिए भी पुलिस की टीमें गई हुई हैं। उसी के पास से जिंदा फायर आर्म्स और जिंदा कारतूस भी मिले थे। उसकी निशानदेही में जब उससे पूछा गया कि ये फायर आर्म्स कहां से आए हैं, तो कुछ मनावर क्षेत्र के रहने वाले जो 2 आरोपी हैं, मुकेश पिता छगन और अर्जुन पिता रमेश, इन दोनों को भी पुलिस ने जब अलग अन्य प्रकरणों में इनकी जांच करी गई तो उनके पास से भी फायर आर्म्स मिले हैं। मुरैना में महिला ने सीएमओ को थप्पड़ जड़ दिया। नगर पालिका के सीएमओ दफ्तर में महिला पार्षद समर्थकों के साथ सड़क की मांग को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान सीएमओ के साथ बहस हुई। सीएमओ ने मर्यादा से बात करने को कहा, जिसके बाद एक महिला ने सीएमओ को थप्पड़ जड़ दिया और टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया। इधर घटना के बाद सीएमओ ने थाने में महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। नगर पालिका सीएमओ सिया सरन यादव थाना उपस्थित आकर एक लेखी आवेदन दिया कि आज वो अपनी लेखा कक्ष में अपने स्टाफ के साथ में आगामी रक्षाबंधन के द्वार को देखते हुए वेतन संबंधी कार्य कर रहे थे, जिस पर कुछ महिला और पुरुषों द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई।
विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में हथियार तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बड़वानी में कल 40 हथियारों के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आज बुरहानपुर में पुलिस ने 20 अवैध पिस्टल जब्त किए, साथ ही 3 लोगों को पकड़ा भी है। जब्त पिस्टल की कीमत करीब 2 लाख बताई जा रही है। इस समुदाय विशेष के लिए लगातार चलाए जा रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए। रोज़ प्रतिदिन शाम को पैदल भ्रमण पुलिस कर रही है। उसमें जहाँ जहाँ पर फायर आर्म्स का प्रोडक्शन होता है और जो इस प्रकार के लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी हम शामिल। विगत ये जो कार्रवाई है वो कार्रवाई विगत 5 वर्षों में सबसे बड़ी कार्रवाई है इस वर्ष में। तो ये आंकड़े जाहिर करते हैं कि पुलिस कितनी सक्रिय है और मुखबिर तंत्र हम जो पूरा प्रयास रहता है। धार की अब बात करेंगे, जहां चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है और इसी दौरान रिंगनोट से पुलिस ने ट्रक से 22 लाख की 1715 पेटी अवैध शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि ट्रक में अवैध शराब भरकर इंदौर से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक के चालक को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ कर रही है। और अब ग्वालियर की बात, जहां भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन को 1 करोड़ का जुर्माना और 4 साल की सजा सुनाई। आपको बता दें कि रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन के दामाद अमोल और बेटी के बीच कई सालों से पारिवारिक विवाद चल रहा था और दामाद ने ससुर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत 10 साल पहले लोकायुक्त से की। मामला कोर्ट में चला, सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने यह फैसला दिया है। उज्जैन से खबर है, जहां कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों को तिलक लगाने और कलावा बांधकर इन सभी को लेकर प्रताड़ित करने के आरोप लगे, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन को सद्बुद्धि के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, प्रदर्शनकारियों को समझाया, शांत कराया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले नागदा के एक स्कूल में 15 अगस्त पर जय श्री राम के नारे लगाने पर छात्रों की पिटाई की गई थी और हिंदू संगठनों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसमें जो है, जो एबीपी के छात्र थे वो अपना सदस्यता अभियान के लिए गए थे। मैनेजमेंट के साथ में वहाँ पे उनकी बातचीत हुई, पुलिस बल भी मौके पे मौजूद था और शांतिपूर्वक उनका कार्यक्रम। सर, इसमें बताया जा रहा है कि किसी छात्रों ने वहाँ पर बोर्ड पर जय श्री राम लिखा था, वहाँ के टीचर ने हटाया, उसके बाद एबीपी के छात्र नहीं, इस तरीके की कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। अब शाहजहांपुर की बात करेंगे, जहां मक्सी पुलिस ने एम्बुलेंस में गांजे की तस्करी करते हुए युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक एम्बुलेंस वाहन में मरीज की जगह प्लास्टिक थैलियों में 35 किलो गांजा भरकर ले जा रहा था, जिसकी कीमत 20 लाख से ज्यादा है। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस को रोका तो एम्बुलेंस का ड्राइवर उतरकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। और आगरमालवा जिले के सुसनेर से बीजेपी मंडल अध्यक्ष के भाई और सहकारी संस्था के अध्यक्ष के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। अपने खेत से घर लौट रही 35 वर्षीय महिला ने अपने पति के साथ सुसनेर थाने में पहुंचकर बलात्कार का मामला दर्ज कराया। सुसनेर थाना के कलारिया का यह पूरा मामला। आरोपी गनीराम सहकारी संस्था मैना का अध्यक्ष है। मामले में सुसनेर पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट सहित रेप की धारा में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आरोपी फरार है। उज्जैन में गुंडे और बदमाशों को किसी का खौफ नहीं, वे लगातार लूट की वारदात को पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। कुछ दिन पहले नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें अभी तक आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पाई। वहीं अब माधवनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीन ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एक वृद्धा अपने घर तरफ जा रही थी, पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 अज्ञात लड़के आए और चैन पे झपट्टा मारा। आधी चैन लेकर जो है फरार हो गए। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया है और इन अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। आगरमालवा के मां बगलामुखी मंदिर में बनाए गए तीर्थ यात्री सेवा सदन के निर्माण में कांग्रेस ने भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। धर्मस्व विभाग द्वारा हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से बनाए गए यात्री सदन का 1 साल लोकार्पण किया गया था।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकार्पण के बाद उपयोग किए बिना ही दीवार पर लगाए गए पत्थर ऊपर से लगातार नीचे गिर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाना के तहत बिजाटोला में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब दोनों मासूम नहाने गए हुए थे। दोनों को तत्काल तालाब से बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध उत्खनन के कारण तालाब बना है, जिसमें डूबने से दोनों की मौत हुई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अवैध खनन के मामले में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। बच्चों की कब्रगाह बना छोटा ये तालाब, 2 बच्चों की मौत हो गई, मासूमों की मौत हो गई, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों में गुस्सा भी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तालाब के रेशों के हिसाब से बनता तो बढ़िया था। तालाब नहीं हुआ, ये मौत का गड्ढा हो गया, जहाँ अवैध उत्खनन का शिकार हो गया। आज 2 बच्चे खत्म हो गए। यदि यहाँ शायद जेसीबी से खुदाई नहीं होती, नहीं निकाला जाता मुरुम, तो शायद आज 2 लोगों की जान नहीं जाती। निवाड़ी से खबर है, जहां के पृथ्वीपुर थाने में तैनात पुलिसकर्मी कमलेश राय का लोगों पर कहर बरपाया है। दरअसल कल रात ग्वालियर से टीकमगढ़ आ रही यात्री बस जब पृथ्वीपुर के सरकारी अस्पताल के पास सवारी उतारने के लिए रुकी, तभी एक यात्री के साथ पुलिसकर्मी कमलेश राय ने मारपीट की। शराब के नशे में चूर कमलेश राय ने गाली गलौज की, वीडियो बना रहे युवक के साथ मारपीट की और मोबाइल छीनने लगा। मामले में एसडीओपी पृथ्वीपुर ने कहा कि आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ये वीडियो बनाया देखो दारू पी के नौटंकी देखो। इन पुलिस वालों की दारू पी के नौटंकी देखो आप दारू पी के नौटंकी देखो देखिए, आपके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र में एक आरक्षक क्षेत्र के द्वारा अशिष्ट आचरण किया गया है और उसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई है। चूँकि पुलिस फोर्स एक अनुशासित फोर्स होती है और इस प्रकार का उद्दंड आचरण हमेशा से दंडनीय रहता है, अतः उनको निलंबित कर और उनके खिलाफ जांच आदेशित की जा चुकी है। मंदसौर में बारिश के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं, तरह तरह के टोटके किए जा रहे हैं। भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने पहले शमशान में गधे से हल जुतवाए, फिर गधों को गुलाब जामुन खिलवाए और अब जिंदा आदमी की शव यात्रा निकाली गई। आगे आगे रघुपति राघव राजाराम की धुन बजाता हुआ बैंड और उसके पीछे लगाई गई हांडी और कंडों से निकलता हुआ धुआं, अर्थी सजाई गई और फिर शव यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पानी के लिए निकली है। दरअसल मंदसौर में पिछले 20 से 25 दिन से अच्छी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसल सूख रही है। तालाब, सरोवर, नदियां खाली हैं। पानी के बिना लोगों का जीवन बेहाल है। इंद्र देवता को मनाने के लिए इस बार पर्याप्त बरसात नहीं हुई, तो अपने लोक जीवन में कई ऐसे टोटके किए जाते हैं। उसी में ये टोटका किया जा रहा है। चेतन सिंह राजपूत जी ने हिम्मत की और जितने व्यक्ति को 100 के रूप में उन्होंने अपने दिया है और नगर के सभी लोग ये शव यात्रा निकाल रहे हैं, तो निश्चित ही भगवान इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और अच्छी वर्षा होगी।
ग्वालियर केंद्रीय जेल में डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय जेल में जिवाजी विश्वविद्यालय ने स्टडी सेंटर शुरू किया। शनिवार शाम को जेल में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने स्टडी सेंटर का शुभारंभ किया। जिवाजी विश्वविद्यालय जेल में बंद कैदियों को 6 सर्टिफिकेट कोर्स कराएंगे। जेल में डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर में दाखिला लेने वाले ज्यादातर कैदी ज्योतिषी बनना चाहते हैं। पहले दिन 62 कैदियों ने सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लिया है। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज की हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें करीब आज के समय में 62 बंदियों ने प्रवेश ले लिया है। छोटे छोटे कोर्स हैं जिससे कि 6 महीने के अंदर उनके अंदर कुछ कौशल विद्या और वो समाज की मुख्य धारा। कल तक जो महिलाएं दूसरों पर निर्भर थीं, दूसरों के आगे हाथ फैलाती थीं, अब वे आत्मनिर्भर हैं। इन महिलाओं ने करीब 14,500 राखियां तैयार कर बाजार में बेचने की भी तैयारी की है। ये कहानी है इंदौर के नगर निगम के नियंत्रण और संस्था प्रवेश के भिक्षुक पुनर्वास केंद्र की। यहाँ पर शहर की कई ऐसी महिलाओं को रखा जाता है जिनका कोई भी नहीं, ये भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन कर रही थी। इन सभी को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रवेश संस्था की ओर से प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी नहीं बांधना, अभी रुक जाओ। अभी मुनिया दीदी इसको भी बांधना है ना। सुनो, आपने किनके लिए बनाई है? ये प्रधानमंत्री जी के लिए और सबके लिए। मतलब कैसा लग रहा है आपको मेहनत से ये सब? अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। हुनर एक तरह का, मतलब हुनर। हम लोगों ने राखियां बनाई और कल हम लोगों ने बेची भी आई थी और लेने के लिए, तो हम लोग ने राखी बेची, उनको भी अच्छी लगी, खरीदी उनने। और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री को भी राखी भिजवाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और अपने होने वाले पति और आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। परिणीति और राघव ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में प्रवेश बंद होने के कारण दोनों ने ही नंदी हॉल में से बैठकर बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। महाकाल मंदिर के दर्शन करने परिणीति और राघव चड्ढा पहुंचे। महाकाल के चरणों में उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर दर्शन किए। गर्भगृह में फिलहाल प्रवेश बंद है, तो नंदी हॉल में बैठकर के उन दोनों ने दर्शन किए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन की महाकाल की तस्वीरें हैं। राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा महाकाल मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। और चलते चलते आपको बताते हैं, राम सेतु बनाने के लिए पत्थरों को पानी पर आखिर क्यों तैयार किया गया था। पानी में तैरने वाला ऐसा ही एक पत्थर बिहार के पटना में मिला। इस पत्थर पर श्री राम का नाम भी लिखा है। क्या है इस पत्थर का चमत्कार, आइए जानते हैं। पत्थर क्या पानी में तैर सकते हैं? नहीं ना, लेकिन जरा इधर देखिए, पानी में डुबाते ही ये पत्थर तैर कर ऊपर आ जाता है। इस अनूठे पत्थर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा है। लोग हैरान है कि आखिर इतना बड़ा पत्थर पानी में कैसे तैर सकता है। और हैरानी सिर्फ पत्थर के पानी में तैरने की नहीं, इस पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखा है। भगवान राम का नाम पानी में तैरते पत्थर राम सेतु की याद दिलाते हैं। इस पत्थर को भी लोग श्रद्धा की नजर से देख रहे हैं। पत्थर को मंदिर में स्थापित कर दिया गया है, पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीरें बिहार के पटना सिटी की हैं। यहाँ स्थानीय लोगों को गंगा नदी से 12 से 15 किलो वजनी पानी में तैरने वाला पत्थर मिला है। इस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा है। ये पत्थर का वजन है कम से कम 18 से 17 किलो तक का। 18 से 17 किलो तक का पत्थर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राम लिखा हुआ है। देखिए प्रभु श्री राम जी का चिन्ह है बना हुआ।
ये जैसे जैसे ये हाथ में रखते उसी वजह से ये वजन बढ़ते जाता है। तो ये सच्चा है और सनातन धर्म सच्चा है। भगवान यहाँ पे स्वयं इस धरती पे भगवान है। जो लोग नहीं मानते हैं उसको अब मानना चाहिए। राम नाम लिखे इस पत्थर के दर्शन के लिए घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोगों ने इसे घाट किनारे शिव मंदिर में स्थापित किया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय युवक गंगा में स्नान कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पानी में तैर रहे पत्थर को देखा और इसके बाद वो इसे लेकर बाहर आ गए। तो घाट किनारे निहा रहे थे सुबह 9 बजे के करीब में। जैसे कि तैर रहे थे तो हाथ में टकराया, देखे कि वजनदार चीज कैसी हाथ में टकराया। जब बाहर निकालने के बाद पता चला कि ये पत्थर है, प्रभु श्री राम का इस पर नाम लिखा था। उसी समय बहुत सारा भीड़ जुट गया, आ गया, कुछ पूजा वूजा करने लगा। इस पत्थर को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई लोग इसे राम सेतु का पत्थर बता रहे हैं। लोगों ने पुरातत्व विभाग को भी इस पत्थर के बारे में जानकारी दी है। पुरातात्विक जांच के बाद ही इसकी हकीकत सामने आ पाएगी। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18, पटना।